तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीनियासिस। ठीक है, उसमें अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी, उसकी लाइफ साइकिल, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लाइफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। ठीक है, और टीनिया सोलियम और टीनियम सेजिनेटा में डिफरेंस है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टीनियासिस। तो सिस्टोड दो टाइप्स के होते हैं, इंटेस्टाइनल और सोमैटिक। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल में टीनिया सोलियम टीनियम सेजिनेटा आता है जो कि इंटेस्टाइनल टीनियासिस कराता है, और सोमैटिक में टीनिया सोलियम और इकाइनोकोकस। तो टीनिया सोलियम सिस्टिसर्कोसिस कराता है, इकाइनोकोकस हेरिडिटेरी डिसीज़ कराता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। तो ये जो टीनिया होता है वो तीन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स होते हैं इसके, एक एडल्ट फॉर्म होता है, एक एग होता है और एक लार्वा फॉर्म होता है। ठीक है, तो एडल्ट फॉर्म शुरू करते हैं। तो जो एडल्ट फॉर्म होता है लॉन्ग सेगमेंटेड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है, वेरीज इन लेंथ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर से लेकर सेवरल मिलीमीटर इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, एडल्ट फॉर्म में तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड होता है उसका, ये देखो हेड है, फिर उसकी नेक होती है, फिर नीचे स्टोबिला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हेड और स्कॉलेक्स, इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, हेल्प्स इन अटैचमेंट टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बाई 4 कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सकर्स। तो देखो इसमें सकर्स प्रेजेंट रहते हैं, ये चार है ना, जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो टीनिया सोलियम होता है ना, उसकी स्कॉलेक्स के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, एपिकल पार्ट रहता है, उसमें एक प्रोट्रूजन निकला होता है, इसको रोस्टेलम बोलते हैं। तो टीनिया सोलियम स्कॉलेक्स एज बीक लाइक एपिकल प्रोट्रूजन कॉल्ड एज रोस्टेलम। तो उसके एपिकल वाले पार्ट में एक प्रोट्रूजन निकला होता है, एपिकल प्रोट्रूजन बोलते हैं इसको, उसको रोस्टेलम बोलते हैं। ये टीनिया सोलियम में होता है, सेजिनेटा में नहीं होता। रोस्टेलम आर्म्ड विथ हुकलेट्स, तो इसमें हुकलेट्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो ये हुकलेट्स बाहर की तरफ निकले हुए, तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं आर्म टेप वॉर्म्स। ठीक है, तो ये फ्लैटेंड होते हैं इसलिए इनको टेप वॉर्म बोलते हैं। फिर ये नेक रीजन होता है जो कि हेड और ये नीचे स्टोबिला इसको कनेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टू हेड जो होता है वो नेक होता है। फिर वेयर सेगमेंट से राइज, तो यहाँ पर जो सेगमेंट है ना वो राइज होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोबिला जो होता है कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट, जिसको प्रोग्लोटिड्स बोलते हैं। लेंथ वेरीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेगमेंट। ठीक है, तो जो इनकी लेंथ होती है वो नंबर ऑफ सेगमेंट पे डिपेंड करती है, जितने जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा लेंथ होगी। ठीक है, फिर ये जो क्या बोलते हैं कि सेगमेंट है उनको तीन टाइप में डिवाइड किया, इमेच्योर सेगमेंट, मैच्योर सेगमेंट, ग्रेविड सेगमेंट। तो इमेच्योर सेगमेंट में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, जबकि जो मैच्योर सेगमेंट होता है उसमें बोथ मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं, क्योंकि ये हर्माफ्रोडाइट होता है प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें दोनों ऑर्गन रहते हैं एक साथ। फिर ग्रेविड सेगमेंट क्या होता है, ग्रेविड सेगमेंट या फर्टिलाइज सेगमेंट, यहाँ पर क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जो यूट्रस गेट फिल्ड विथ एग्स, तो ये जो नीचे वाला ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है, तो यहाँ पर एग्स भरे होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल ऑर्गन में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद एग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ठीक है, ये था स्टोबिला। तो एडल्ट फॉर्म में तीन पार्ट हो गए, हेड, नेक और स्टोबिला। फिर नेक्स्ट आता है एग। तो एग जो है वो डायग्नोस्टिक फॉर्म है। ठीक है, ये अपन जब डायग्नोसिस करेंगे तो उसमें देखेगा फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, फिल्ड इन ग्रेविड सेगमेंट एंड रिलीज्ड इन फीसेस। ठीक है, तो ग्रेविड सेगमेंट भर जाएगा और फीसेस में निकलेगा। ठीक है, कंटेन एम्ब्रियो ऑन्कोस्फीयर विच कंटेन 3 पेयर ऑफ हुकलेट सराउंडेड बाई एम्ब्रियोस्पोर। ठीक है, एम्ब्रियोफोर। तो देखो, तो ये जो एग्स होते हैं वो ग्रेविड सेगमेंट्स में भरे होते हैं। ठीक है, और फीसेस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो जो ये एग है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एम्ब्रियोफोर। ठीक है, तो ये जो ये वाली लेयर इसको बोलते हैं एम्ब्रियोफोर। ठीक है, और इसके सबसे बीच वाले में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है 3 हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब टोटल 6 हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको एम्ब्रियोफोर चारों तरफ से इसको कवर करता है, और बाहर की तरफ एग शेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था एग का स्ट्रक्चर। तो एग का स्ट्रक्चर और ये एडल्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर आता है लार्वा। तो एग अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट टू फॉर्म लार्वा। तो अब एग होगा, एग से फर्दर डेवलपमेंट होगा तो क्या बनेगा, लार्वा। और लार्वा क्या है, इन्फेक्टिव फॉर्म है, जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इन्फेक्शन कराएगा। तो सिस्टिसर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया। तो जो सिस्टिसर्कस है वो लार्वल स्टेज है टीनिया की। ठीक है, तो इसमें सिस्टिसर्कस बोविस होगा, वो सेजिनेटा का है, और सिस्टिसर्कस सेलुलोजी है, वो सोलियम का है। ठीक है, तो याद करना, बोविस है सेजिनेटा का और सेलुलोजी है सोलियम का। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल। तो इसमें 2 होस्ट होते हैं, एक डेफिनेट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। तो डेफिनेट होस्ट मेल होता है और इंटरमीडिएट होस्ट कैटल और पिग। तो कैटल का कौन होता है, टीनिया सेजिनेटा, और पिग का होता है टीनिया सोलियम। ठीक है, फिर देखो, मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाई इंजेशन अंडरकुक्ड बीफ पॉर कंटेनिंग सिस्टिसर्कस लार्वा। तो जो इन्फेक्शन आया मैन के अंदर वो किससे आया, जो अनकुक्ड बीफ और पॉर्क है उसके थ्रू आया। ठीक है, फिर वो जो लार्वा वो अंदर आ गया, स्कॉलेक्स एक्सवेजिनेट्स एंड एंकर टू द इंटेस्टाइन। तो जो लार्वा उससे स्कॉलेक्स निकलेगा, मतलब अब धीरे धीरे एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, और वो अधेर कर जाएगा इंटेस्टाइन में। फिर वो फाइनली धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप्स इनटू एडल्ट फॉर्म। ठीक, एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा कि अब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वहाँ पर, और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेगा, सब कुछ लेगा। उसके बाद 10 से 14 वीक लगते हैं उसको फर्टिलाइजेशन करने में, मतलब पूरा स्कॉलेक्स बना है, फिर उसके बाद नेक बनेगी, फिर नीचे प्रोग्लोटिड्स बनेंगे। ठीक है,
और वहाँ पर मेल फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होंगे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसमें 10 to 14 वीक लग जाते हैं इसमें। फिर बन जाएंगे एग्स, फिर एग्स जो होंगे वो फीसेस में निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर जो एग है वो उसको कैटल इंजेस्ट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनकोस्फीयर हैचेस आउट एंड पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन, तो जो एग था उसके अंदर से ऑनकोस्फीयर निकलेगा, ठीक है। और फिर वो उसके सर्कुलेशन में चला जाएगा, मतलब है ना, ब्लड सर्कुलेशन चलेगा और फिर जाके मसल में जमा हो जाएगा। जो सिस्टी सर्कस लार्वा है, ठीक है, सिस्टी सर्कस, वो पिग और कैटल्स की जो मसल है उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब भी वो पर्सन जो है वो उसको खाएगा, क्या बोलते उसके मीट को या फिर उसके मसल को खाएगा अनकुक्ड, तो उसके बाद उसके अंदर चला जाएगा वो, ठीक है। तो इसको अभी अपन देख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रांसमिशन था, मैन एक्वायर इन्फेक्शन बाई कॉन्टेमिनेटेड अंडर कुक्ड बीफ और पोर्क कंटेनिंग लार्वा, ठीक है, ट्रांसमिशन इससे हुआ था। और जब वो ह्यूमन जीआईटी में आया तो द लार्वा डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म, 10 से 14 वीक में वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन विच अंडरगो सेल्फ स्टेलाइजेशन, हाँ, तो 10 से 14 जो वीक लग रहे हैं वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करना चालू होता है। मतलब शुरू से, ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया कि 10 से 14 वीक तक वो एडल्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होना भी चालू हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा विद इन द सेगमेंट टू प्रोड्यूस एग्स दैट आर रिलीज इनटू द फीसेस, तो अब वो जो एग्स थे वो फीसेस में निकलेंगे और उस वही डायग्नोस्टिक फॉर्म में, मतलब अपन डायग्नोसिस देखते हैं, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो जैसे कि कैटल और पिग, वो क्या करेगा, उस जो एग्स हैं फीसेस में उसको वो इंजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। जब वो घास वास खा रहे होंगे तो उसमें आ जाएगा, तो उससे खा लेंगे। फिर एग्स पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल एंड माइग्रेट टू इंटेस्टाइनल मसल, माइग्रेट्स टू स्केलेटन मसल बाई ब्लड वेयर दे ट्रांसफॉर्म इनटू लार्वा सिस्टी सर्कस, तो जो एग था उसने पेनिट्रेट किया इंटेस्टाइनल वॉल को और वो चला जाएगा स्केलेटन मसल में और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टी सर्कस लार्वा में। फिर वो सिस्टी सर्कस जो लार्वा है वो इन्फेक्टिव फॉर्म है, वो जैसे ही वो ह्यूमन उसको इंजेस्ट करेगा, उस अनकुक्ड मसल को खाएगा तो उसके बाद उसमें भी फैल जाएगा। तो मतलब इसमें 7 से 8 वीक लग जाते हैं पूरी साइकिल कंप्लीट होने में, ये यहाँ से लेके वहाँ तक। तो ये थी पूरी लाइफ साइकिल। फिर अब नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जो मेजोरिटी ऑफ केसेस रहते हैं वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं, मतलब उसमें सिम्टम्स नहीं देखेंगे तो वो कैरियर की तरह काम करेगा, फीसेस में उसके एग निकलते रहेंगे, काम चलता रहेगा, ठीक है। पर जिसमें सिम्टम्स आते हैं उसमें कॉमन सिम्टम्स क्या है, माइल्ड एब्डोमिनल पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड चेंज इन द बॉवल हैबिट, ठीक है। तो ये सिम्टम्स आ जाएंगे जो जनरली ये वो जितने भी अपने जीआईटी वाले हैं सब में यही है कि एब्डोमिनल पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, सब, ठीक है। फिर पेरियनल डिस्कम्फर्ट एंड प्लूराइटिस में भी फेल्ट, तो जो पेरियनल एरिया है वहाँ पर खुजली वगैरह होने लगेगी, प्लूराइटिस, तो ठीक है। तो जब भी वो प्रोग्लेटिड्स निकलता है तो उस टाइम पे जो है क्या बोलते हैं कि वो होती है, प्लूराइटिस होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस सबसे पहले स्टूल एग्जामिनेशन ही करेंगे क्योंकि स्टूल में ही जो है वो अपन को एग से निकल देखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, वेट माउंट एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल टू डेमोस्ट्रेट द एग, तो एग का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, वेट माउंट एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। फिर मल्टीपल स्टूल एग्जामिनेशन एंड कंसंट्रेशन टेक्निक कैन बी फॉलो टू इंक्रीज द डिटेक्शन रेट, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूल सैंपल लेते हैं क्योंकि जो वो है एग्स वो किसी भी टाइम निकल सकते हैं और उसका कंसंट्रेशन टेक्निक मतलब कि अगर कम एग भी हैं तो उसको कंसंट्रेट कर देगा, तो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, फॉर्मल ईथर सेडिमेंटेशन, ठीक है। फिर एनल स्वैब, सेलोफोन स्वैब यूज फॉर एंट्रोवीज, तो अभी एंट्रोवीज में अपन देखेंगे सेलोफोन स्वैब का होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ एक टेप जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको पेरियनल स्पेस वहाँ पर लगाते हैं, मतलब एनल एरिया में, ठीक है। और उसके बाद उस टेप को क्या करते हैं अपन सेलाइन में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो वो अपन एंट्रोवीज में अच्छे से देखेंगे। बी यूज टू कलेक्ट द फीकल मैटर एंड इज सुपीरियर फॉर द डिटेक्शन ऑफ एग देन इन द स्टूल, ठीक है। तो जो ये सेलोफोन एनल स्वैब वाला मेथड है वो सुपीरियर है ना, ठीक है, एग डिटेक्ट करने के लिए। फिर एग ऑफ टीनिया सेजिनेटा एंड टीनिया सोलियम आर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर एक्सेप्ट टीनिया सेजिनेटा आर एसिड फास्ट, तो जो टीनिया सेजिनेटा का एग होता है वो एसिड फास्ट होता है। अपन पूरे दोनों के डिफरेंस है वो अपन अच्छे से टेबल में भी देखेंगे, तो प्रोग्लूटेड स्कॉलेज सब में डिफरेंस होता है, वो अपन पूरा जो डिफरेंस है वो 5 नंबर आराम से आ सकता है, तो अपन पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। चलो फिर अभी आगे चलते हैं। तो अभी अपन ने एग क्या था, एग को डेमोन्स्ट्रेट करके देखा, किससे, वेट माउंट एग्जामिनेशन से इसको किया और एक जो है एनल स्वैब से वो जो है फीकल मैटर को कलेक्ट करके उससे किया, ठीक है। तो 2 मेथड हो गए। फिर उसके बाद टीनिया स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन इन स्टूल, टू डिटेक्ट टीनिया स्पेसिफिक एंटीजन इज स्टूल बाय यूजिंग पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है उससे अपन जो टीनिया स्पेसिफिक एंटीजन उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो दिस मेथड इज मोर सेंसिटिव देन स्टूल एग्जामिनेशन, तो ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली टीनिया की ही जो है उसके खिलाफ ही एंटीबॉडी है, तो उसका ही एंटीजन डिटेक्ट करता है। तो ठीक है, कैन डिटेक्ट टीनिया कैरियर इज यूजफुल फॉर द कंट्रोल ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शन, तो कि कैरियर को भी डिटेक्ट कर लेगी, तो अगर कैरियर का पता चल जाएगा तो अपन उसका इलाज कर देंगे तो फर्दर इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब मतलब जब भी डायग्नोसिस करते हैं जब सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। फिर तो अपन इसको प्रोग्नोसिस में यूज़ कर सकते हैं, जब अपन इफेक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं तो 30 दिन बाद ये क्या होता है, नेगेटिव रिजल्ट देता है, ठीक है।
फिर डिसएडवांटेज क्या है कि ये टीनिया सैजिनेटा और टीनिया सोलियम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए अपन एक और मेथड यूज़ करेंगे, तो जो मॉलिकुलर मेथड है उसमें पीसीआर टारगेटिंग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो कि टीनिया स्पीसीज को डिफ्रेंशिएट कर देता है कि टीनिया सैजिनेटा है कि टीनिया सोलियम है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में आता है तो प्राजिक्वेंटल जो है ड्रग, वो ड्रग ऑफ चॉइस है। सिंगल डोज ऑफ 10 मिलीग्राम पर केजी इज हाईली इफेक्टिव। तो जो प्राजिक्वेंटल है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले एडल्ट फॉर्म में जो टीनिया सैजिनेटा होता है उसकी लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, 4 से 6 मीटर, इसमें 2 to 4 मीटर। फिर हेड स्कोलेक्स में देख लो, लार्ज क्वाड्रेंगुलर और 4 सकर प्रेजेंट, तो इसमें भी यही है। और ये इसमें स्मॉल ग्लोबुलर होता है, इसमें लार्ज क्वाड्रेंगुलर। तो बस ये देखो सबसे बड़ा है तो सब कुछ बड़ा चलता चलेगा, बड़ा नंबर सब ज़्यादा है। तो 4 से 6 मीटर, इसमें 2 से 4 मीटर, लार्ज क्वाड्रेंगुलर स्मॉल ग्लोबुलर। फिर इसमें भाई ये बड़ा है पर इसमें रोस्टेलम और 2 हुकलेट्स प्रेजेंट होते हैं, अपन ने शुरू में देखा था। फिर प्रोग्लोटेट्स में क्या डिफरेंस है, जिसमें ये भाई इसकी लेंथ ज़्यादा तो प्रोग्लोटेट्स भी ज़्यादा होंगे, तो 1000 से 2000, इसमें 800 से 2000, ठीक है, 800 से 1000 सॉरी। फिर यूट्रस जो है बियर्स 15 to 20 लेटरल ब्रांचेस, तो लेटरल ब्रांचेस में अंतर होता है भाई, ये याद रखना है। यूट्रस में से 15 से 20 लेटरल ब्रांचेस, उसमें 7 से 13, तो भाई बड़ा है तो लेटरल ब्रांचेस भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। फिर ये ओवरी का देख लेना। फिर वेजाइनल स्फिंक्टर में प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। फिर ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक्सपल्सन ऑफ सेगमेंट। तो एक्सपेल्ड सिंगली इन द फीसेस, तो ये जो है वो सिंगल ही निकलता है, और जबकि ये जो टीनिया सोलियम वाला है वो चेन्स की फॉर्म में निकलता है, 5 से 6 सेगमेंट निकलते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट लार्वा, तो इसका जो सिस्टीसर्कस बोविस लार्वा होता है और इसमें सिस्टीसर्कस सेल्लोजी लार्वा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये कैटल में प्रेजेंट हो करेगा और ये पिग की मसल में प्रेजेंट रहेगा, है ना। और इसमें ये लिखा है कि ऑल्सो इन मैन, मतलब जो टीनिया सैजिनेटा है वो मैन की मसल में नहीं रहता है, पर ये मैन की मसल, आई और ब्रेन में ही प्रेजेंट रहता है सोलियम। बस मेन तो याद रखो, इसकी बोविस है इसका और इसका सेलुलोज, ये डिफरेंस हो गया लार्वा का। फिर एग जो होता है इसका एसिड फास्ट होता है सैजिनेटा का, और सोलियम का होता है नॉन एसिड फास्ट, ठीक है। और फिर जो डिसीज़ कॉज करता है ये इंटेस्टाइनल टीनियासिस करता है, ये इंटेस्टाइनल टीनियासिस का वो सिस्टीसर्कोसिस भी कराता है। तो उसी हिसाब से जो इसके डिफरेंस है वो और ज़्यादा बढ़, जैसे होस्ट है इसमें तो इसका मैन है होस्ट और एक कैटल है होस्ट, जबकि इसका इंटेस्टाइनल टीनियासिस के लिए मैन और पिग है, जबकि सिस्टीसर्कोसिस के लिए मैन जो है वो दोनों होस्ट की तरह काम करता है। सिस्टीसर्कोसिस अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिर इन्फेक्टिव फॉर्म इसका जो सिस्टीसर्कस बोविस है, और इसमें सिस्टीसर्कस सेलुलोजी है इंटेस्टाइनल टीनियासिस के लिए, और जो सिस्टीसर्कोसिस के लिए एग है इसका, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक फॉर्म जो है एग है एनफीसिस, इंटेस्टाइनल टीनियसिस में भी एग होता है, पर सिस्टीसर्कोसिस में जो है वो लार्वा होता है जो टिश्यू में डिपोजिट रहता है, तो अपन उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड बीफ, ठीक है। जब कॉन्टेमिनेटेड बीफ आ जाएगा तो उससे ट्रांसमिशन होगा, और ऐसी इसमें पॉर्क खा लेंगे अनकुक्ड, ठीक है। और सिस्टीसर्कोसिस के लिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्टीसर्कोसिस जब पढ़ेंगे तो ये वाला लाइफ साइकिल वाला डिफरेंस थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। अभी जब तक एडल्ट फॉर्म, प्रोग्लोटिड्स और लार्वा का ये अच्छे से करना है। फिर उसके बाद एग में भी, एग एसिड फास्ट होता है सैजिनेटा का और सोलियम का, तो भाई 5 नंबर में आराम से आ सकता है, तो भाई इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।